हेलो एवरीवन। आज है दिनांक 5 6 जून और आज हम कवर करेंगे 5 और 6 जून का करंट अफेयर्स। तो देखते हैं सबसे पहले दो रामसार साइट्स ऐड हुई हैं राजस्थान में। तो ये कहाँ कहाँ पर हुई हैं? खीचन इन फलौड़ी एंड मेनार इन उदयपुर। ये कहाँ पर हुई हैं? राजस्थान में। तो ये रामसार साइट्स अब इंडिया की टोटल 91 रामसार साइट्स हो गई हैं। तो रामसार साइट्स क्या होती हैं? वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस अंडर द रामसार कन्वेंशन के अंडर जो इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस की वेटलैंड्स है उन्हें आइडेंटिफाई किया जाता है। इसे कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स भी बोला जाता है। तो ये एक इंटर गवर्नमेंटल एनवायरमेंटल ट्रीटी थी जो 1971 में यूनेस्को ने स्टेब्लिश की थी और इसे रामसार सिटी है ईरान का, वहां पर इस कन्वेंशन को साइन किया गया था। तो इसी वजह से इसे रामसार साइट्स बोलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है 5 जून। 5 जून को है आपका वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। इसकी थीम थी बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। तो ये सबसे पहले 1972 में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट, काफी इम्पोर्टेंट और फेमस कॉन्फ्रेंस है ये, जो कि सबसे पहले एनवायरनमेंट से रिलेटेड हुई थी। तो ह्यूमन ह्यूमन एनवायरनमेंट से रिलेटेड तो ये 1973 में पहली बार सेलिब्रेट किया गया था 5 जून को। तो इम्पोर्टेंट डेज के लिए मैं एक बात बताना चाहूंगा कि इम्पोर्टेंट डेज की एक सीरीज है चैनल पे, जिसमें मंथ वाइज इम्पोर्टेंट डेज को इम्पोर्टेंट डेज को विद ट्रिक्स आपको बताया जाएगा कि याद करने के लिए कुछ ना कुछ ट्रिक्स लगा करके, जिसमें कि अभी हम दो मंथ्स की डाल चुके हैं, बाकी सारे मंथ्स को 12 मंथ्स को उसमें कवर किया जाएगा, जिससे कि आपका हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन आप श्योर शॉट उसे कर सकते हैं। ये डे वाले एग्जाम के लिए आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो उस वीडियो को जाकर जरूर देखें। नेक्स्ट न्यूज इज मुंबई 6th रैंक मिली है मुंबई को मोस्ट डेटा सेंटर कैपेसिटी में। डेटा कैपेसिटी सेंटर कैपेसिटी है जो, उसमें 6th नंबर पर मुंबई है। ये किसने रिलीज की? कुशमैन एंड वेकफील्ड ने ये वाली रिपोर्ट रिलीज की है। वर्जीनिया जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे है 97 सिटीज में। ये रैंकिंग बनी थी 97 सिटीज में। वर्जीनिया फर्स्ट पे है और मुंबई 6th पे है। तो ये जो रैंकिंग है ये वेरियस फैक्टर्स पे ड्रिवन करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट सपोर्ट, कनेक्टिविटी, और जो जो सब मिलकर के इसे एक डेटा सेंटर के लिए आइडियल हब बनाते हैं। रिपोर्ट में एक और चीज है कि पुणे और बेंगलुरु दोनों को रैंक 4 और 5 मिली है एशिया पैसिफिक के इमर्जिंग डेटा सेंटर हब्स में। पुणे और बेंगलुरु को 4 और 5th रैंक मिली है एशिया पैसिफिक के इमर्जिंग डेटा सेंटर हब्स में। और मुंबई को कौन सी मिली है? 6th रैंक इन 97 सिटीज में। और ये मोस्ट डेटा सेंटर कैपेसिटी, और ये जो है पुणे और बेंगलुरु 4th और 5th में, लेकिन एशिया पैसिफिक। ठीक है। नेक्स्ट न्यूज इज यूएन जनरल असेंबली यूएनजीए ने 5 कंट्रीज को इलेक्ट किया है एज ए नॉन परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर फॉर 2026-27 टर्म। मतलब ये जो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं ये 2 साल के लिए चुने जाते हैं। 2 ईयर का इनका टर्म होता है और इसमें 5 कंट्रीज चुनी जाती हैं। 5 कंट्रीज कौन कौन सी हैं? बहराइन, कोलंबिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, लाटविया एंड लाइबेरिया। और आपको पता ही होगा कि परमानेंट मेंबर ऑफ यूएनएससी कौन कौन है? परमानेंट मेंबर ऑफ यूएनएससी, तो ये सबको पता ही होगा, यूएसए, यूके, चाइना, रसिया एंड फ्रांस। 5 मेंबर परमानेंट मेंबर हैं यूएनएससी के, और ये 5 नॉन परमानेंट इलेक्ट किए गए हैं फॉर 2 ईयर टर्म 2026-27 के लिए इलेक्ट किए गए। क्या क्या है? बहराइन, कोलंबिया, डीआरसी, लाटविया, लाइबेरिया। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। एमएससी इरीना
जो कि बिगेस्ट कंटेनर वेसल इन द वर्ल्ड है। ये विजिंजम सी पोर्ट पे आ रहा है। तो ये मेड जो है ये एमएससी इरीना है, ये एक स्विस बेस्ड कंटेनर शिपिंग जायंट कंपनी है। उसका ये मेडिटेरेनियन शिपिंग कंपनी है, उसका ये एक सबसे बड़ा बिगेस्ट कंटेनर वेसल है। तो ये विजिंजम इंटरनेशनल सी पोर्ट पे आ रहा है, तो ये अपने लिए बड़ी न्यूज है। अब ये विजिंजम इंटरनेशनल सी पोर्ट न्यूज में रहा था क्योंकि ये फर्स्ट डी वाटर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट ऑफ इंडिया है। इंडिया का पहला डीप वाटर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। कहाँ पर है ये? तिरुवनंतपुरम, केरला में। तो ये इन्हीं कंटेनर और मल्टीपर्पज कार्गो के लिए डेवलप किया गया है, और ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से इसको डेवलप किया गया। तो इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप किस किस में थी? गवर्नमेंट ऑफ केरला एंड अदानी ग्रुप। तो ये किस मॉडल के अंदर बिल्ड किया गया? डिजाइन, बिल्ड, फिनेंस, ऑपरेट एंड ट्रांसफर। इसे बोलते हैं DVFOT मॉडल ऑफ PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। नेक्स्ट न्यूज इज अलमाटी डैम डिस्प्यूट। इसको लाल बहादुर शास्त्री डैम बोला जाता है। लाल बहादुर शास्त्री डैम कहाँ पर है ये? कर्नाटका में है ये। और किस रिवर पे है? कृष्णा रिवर पे है। तो क्या न्यूज में क्यों है ये? कर्नाटका गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्रोच किया है इस अलमाटी रिजर्वायर के इशू को डिस्कस करने के लिए, क्योंकि ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इसकी हाइट बढ़ाने पर ऑब्जेक्शन रेज किया है। और अलमाटी डैम, इसको ये भी कहा जाता है, कृष्णा रिवर पे है। और यूनियन जल शक्ति मिनिस्टर कौन है? CR पाटिल। तो ये इशू, ये क्यों हाइट वाला इशू क्या है? तो कृष्णा रिवर का जो वाटर शेयरिंग का एक इशू है, इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट है। तो ये किस किस के बीच में? महाराष्ट्र, आंध्र एंड कर्नाटक। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट जजमेंट में इस डैम की जो हाइट थी सी लेवल से, वो अराउंड 160 फीट के आसपास रोक दी गई थी कि इससे ज्यादा हाइट नहीं बना सकते, क्योंकि दूसरे स्टेट्स को भी पानी चाहिए। लेकिन फिर एक ट्राइब्यूनल के जजमेंट में इसे हाइट बढ़ाने की परमिशन दे दी गई थी अराउंड 500 फीट से ऊपर। तो इसी वजह से अब ये महाराष्ट्र ने इस पर कुछ कंसर्न रेज किया है कि हाइट बढ़ाने से रिलेटेड किसी चीज पे, हाइट बढ़ाने से रिलेटेड इशू पर। तो इसी को लेकर के कर्नाटका गवर्नमेंट ने सेंटर से डिस्कस किया है कि इस इशू को बैठ के डिस्कस करते हैं। तो इससे हमें क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए कि अलमाइटी डैम जो है वो कहाँ पर है, किस स्टेट में है? तो कर्नाटका में है। और किस रिवर पे है? तो किस पे है? कृष्णा रिवर पे। ये दो जानकारी इसमें से इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। अगली न्यूज है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने न्यू रिजर्वेशन एंड डोमिसाइल पॉलिसी लद्दाख के लिए इंट्रोड्यूस की है। तो लद्दाख क्या है? अभी न्यूली फॉर्म्ड यूटी है। तो जो JNK से अलग अलग जब वो बने थे, तो ये न्यू यूटी है। तो इसके लिए डोमिसाइल क्राइटेरिया बनाया गया है कि जब ये बना है अक्टूबर 31 2019 में, जब ये बना है लद्दाख का फाउंडेशन डे, तब से कंटिन्यूस जो 15 ईयर्स रहेगा उसे इसका डोमिसाइल माना जाएगा। ठीक है। तो इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है इस यूटी की इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, भोटी एंड परगी। प्रोनाउंसिएशन यही होगा। हम्म, तो इसमें क्या है कि इसके लिए रिजर्वेशन और डोमिसाइल पॉलिसी लद्दाख के लिए बनाई है। तो रिजर्वेशन कोटा जो है वो इसका किया गया 85% ईडब्ल्यूएस को हटा करके ईडब्ल्यूएस को हटा करके ये है रेजिडेंट लद्दाखी डोमिसाइल क्राइटेरिया वहां का मतलब बनाया गया है कि वहां का होना चाहिए फॉर गवर्नमेंट जॉब। तो इसमें से एटलीस्ट 80% वैकेंसी वो है ST के लिए रिजर्व, 4% जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे रह रहे हैं, और 1% शेड्यूल कास्ट के लिए, और 10% EWS के लिए। तो टोटल मिलाकर के कितना हो गया? 85 प्लस 10%, तो ये हो गया आपका 95%। इस तरह से जो लद्दाख है वो हाईएस्ट
मतलब रिजर्वेशन देने के लिए, मतलब सबसे ज्यादा रिजर्वेशन यही दे रहा है, 95% रिजर्वेशन, जो कि इंडिया में हाईएस्ट है। मेघालय दे रहा है 85% और अरुणाचल दे रहा है अराउंड 80% कोटा फॉर एसटीज। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। अमेरिकन टेनिस लेजेंड सेरेना विलियम्स, इनको प्रिंसेस ऑफ अस्टूरियाज अवार्ड मिला है फॉर स्पोर्ट्स 2025। तो ये एक स्पेनिश ऑनर है, स्पेनिश अवार्ड है, जो कि इंडिविजुअल पर्सन का स्पोर्ट्स में, आर्ट्स में, लिटरेचर, साइंटिफिक रिसर्च एंड सोशल साइंसेज में कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करता है। तो किसको मिला है? सेरेना विलियम्स को प्रिंसेस ऑफ अस्टूरियास अवार्ड। इतना जानना काफी है। नेक्स्ट न्यूज है, नीरज चोपड़ा को ऑडी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया, ऑडी इंडिया का। नेक्स्ट न्यूज इज कर्च स्ट्रेट, कर्च स्ट्रेट। ये क्यों न्यूज में रहा है? क्योंकि यूक्रेन ने कहा है, यूक्रेन ने एक पावरफुल अंडर वाटर एक्सप्लोजन किया है कर्च ब्रिज को टारगेट करते हुए। कर्च ब्रिज को टारगेट करते हुए एक अंडर वाटर एक्सप्लोजन किया है। तो ये क्या है? ये जो कर्च स्ट्रेट है या कर्च ब्रिज जो है, वो रसिया और क्रीमिया के बीच में लिंक का काम करता है। ये एक ब्रिज है। तो ये एक ऐसा ब्रिज है जो कि ओनली वाटर बॉडी, ये कर्च स्ट्रेट एक ऐसी वाटर बॉडी है जो कि ब्लैक सी और सी ऑफ अजोब को कनेक्ट करती है। तो इन दोनों में फिर ये ग्लोबल शिपिंग रूट और पैसेज फ्रॉम द सी ऑफ अजोब टू ब्लैक सी के लिए जो पैसेज चाहिए, उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये वाला स्ट्रेट। तो ये लोकेशन देख लेते हैं इसकी, ये कहाँ पर है। तो ये हो गया आपका सी ऑफ अजोब, यहाँ पे देखते हैं, ये हो गया आपका सी ऑफ अजोब और ये हो गया आपका ब्लैक सी, और यहाँ पे ये हो गया आपका कर्च स्ट्रेट। तो ये रहा कर्च स्ट्रेट, ये रहा आपका ब्लैक सी और ये रहा आपका सी ऑफ अजोब, और ये रहा आपका क्रीमिया और ये रसिया, इन दोनों को ये लिंक कर रहा है। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये एक ब्रिज बना हुआ है। इसी ब्रिज के अंडर वाटर एक्सप्लोजन किया गया है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है यूक्रेन ने। अभी नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। द सॉल्ट एविएशन टाइज अप विद टाटा, टाटा के साथ टाई अप किया है फॉर राफेल फाइटर फ्यूजलेज प्रोडक्शन इन इंडिया। तो जो राफेल फाइटर जेट हैं, उनका फ्यूजलेज इंडिया में डेवलप किया जाएगा विद टाटा। तो टाटा एडवांस सिस्टम एंड डसॉल्ट एविएशन ने पार्टनर टू मैन्युफैक्चर राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट फ्यूजलेज इन इंडिया। तो ये विल एस्टेब्लिश अ फैसिलिटी इन हैदराबाद, हैदराबाद में फैसिलिटी एस्टेब्लिश की जाएगी, एमिंग टू प्रोड्यूस 24 फ्यूजल एनुअली। हर साल 24 फ्यूजलेज बनाए जाएंगे विद इनिशियल डिलीवरीज एक्सपेक्टेड बाई 2028। तो फ्यूजलेज क्या होता है? जैसे ये आपका एरोप्लेन है, तो ये आपका एरोप्लेन हो गया, और इसको आप समझ जाना ड्राइंग, और ये हो गई उसकी विंग्स, और यहाँ पे इसका हो गया इंजन। तो जो इंजन और विंग्स और इसकी टेल, इन्हें छोड़ करके जो बॉडी का जो बाकी का पार्ट होता है, उससे उसे फ्यूजलेज बोलते हैं। मतलब बाकी सब आकर के इससे कनेक्ट होता है, विंग्स इससे कनेक्ट होंगी, टेल इससे कनेक्ट होगी और इसमें इंजन लगेगा। तो फ्यूजलेज बेसिक बॉडी होती है जिससे कि बाकी पार्ट्स आके कनेक्ट होते हैं, सिर्फ विंग्स, टेल और इंजन। नेक्स्ट न्यूज इज कश्मीर में फर्स्ट ऑल वेदर रेल लिंक बन रही है, जो कि उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक, ये इनॉग्रेट की जाएगी मोदी जी के द्वारा 6 जून को। तो इसमें वंदे भारत को फ्लैग फ्लैग ऑफ किया है। और ये ट्रेन है, ये वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेल ब्रिज ऑन चेनाब रिवर, चेनाब रिवर पे जो वर्ल्ड का हाईएस्ट रेल ब्रिज बना है उससे होकर जाएगी। और कंट्री के फर्स्ट केबल स्टाइल्ड ब्रिज एट अंजी घाट, ये एक ट्रिब्यूटरी है चेनाब की, इससे होकर के जाएगा। ये फर्स्ट केबल ब्रिज है, केबल स्टेट ब्रिज, और एज वेल एज द लॉन्ग टनल बिटवीन खाड़ी एंड सुम्बेर। तो इसमें देखते हैं कि ये रहा आपका चेनाब ब्रिज, चेनाब रिवर पे, जो कि हाईएस्ट टॉलेस्ट रेलवे ब्रिज है, टॉलेस्ट रेलवे ब्रिज है।
तो ये JNK के रियासी डिस्ट्रिक्ट में इनॉग्रेट किया गया था। ये इसी उधमपुर, श्रीनगर और बारामूला का रेल लिंक का ही पार्ट है। और नेक्स्ट है आपका अंजी खाड़ ब्रिज। ये आपका अंजी रिवर पे है, अंजी रिवर पे है जो कि ट्रिब्यूटरी है चेनाब की। तो ये फर्स्ट केबल स्टेट रेल ब्रिज है जो कि रियासी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर में है। ओके, नेक्स्ट न्यूज इज सी केयर्स, सी केयर्स वर्जन 2.0। ये कोल मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है इसका सेकंड वर्जन, किसका, सी केयर्स का वर्जन 2.0 का पोर्टल। ये एक तरह का वेब पोर्टल है जो कि कोल माइंस प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन को का है। तो इसे किसने डेवलप किया है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटर, सीडेक ने इसे डेवलप किया है। और ये किसके लिए है, कोल माइंस के जो एम्प्लॉय उनके प्रोविडेंट फंड के मैनेजमेंट के लिए। तो द मेन पर्पज इज टू एनहेंस एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी बढ़ानी पीएफ और पेंशन के डिसबर्समेंट में फॉर कोल सेक्टर वर्कर। कोल सेक्टर वर्कर को जो पीएफ मिलता है और जो पेंशन मिलती है, तो उनका डिसबर्समेंट इजीली और एफिशिएंटली हो सके, इसके लिए इस सी केयर्स वेब पोर्टल को डेवलप किया गया। किसने डेवलप किया है, सी डेक ने इसे डेवलप किया है। लॉन्च किसके अंडर है, कोल मिनिस्ट्री के अंडर। नेक्स्ट न्यूज इज आइस ब्रेकर मिसाइल, आइस ब्रेकर मिसाइल। तो ये इंडियन एयर फोर्स इज कंसीडरिंग द एक्विजिशन ऑफ इजराइल्स एडवांस्ड एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल द आइस ब्रेकर, ये मिसाइल का नाम है। और क्रूज मिसाइल, दो तरह की मिसाइल होती हैं आपको पता होगा, एक होती है बैलिस्टिक और एक होती है आपकी क्रूज मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल होती है, आपने पहले से टारगेट डिसाइडेड होगा और यहाँ से छोड़ दोगे तो बीच रास्ते में आप इसे कंट्रोल नहीं कर सकते हो। आप यहीं से टारगेट बना दोगे और ये बीच रास्ते में इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। बहुत लॉन्ग डिस्टेंस के लिए होती है, आपने ICBM का नाम सुना होगा, जिसे इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बोलते हैं, जो कि काफी लंबी रेंज के लिए जाती है। क्रूज मिसाइल होती हैं, इन्हें आप बीच में इनका पाथ चेंज कर सकते हो और ये रडार में इजीली डिटेक्ट नहीं होती है, तो डिटेक्ट करना इन्हें मुश्किल होता है। तो ये लॉन्ग रेंज 300 किलोमीटर की ऑटोनोमस प्रिसीजन गाइडेड वेपन मिसाइल है। तो क्रूज कैसी होती है, गाइडेड होती है, जिसे कि हम गाइड कर सकते हैं बीच में। ये इजरायली डिफेंस कंपनी राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम ने डेवलप की है। तो जेट फाइटर्स, लाइट अटैक एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, मैरीटाइम वेसल्स और ग्राउंड व्हीकल से भी इसे लॉन्च किया जा सकता है। जय हिंद, जय भारत।